नमस्कार। कभी सोचा है कि सरकार में जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनके काम पर नजर रखने के लिए भी कोई होना चाहिए? एक ऐसा प्रहरी जो बिना किसी दबाव के ये देख सके कि कहीं सत्ता का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ एक संस्था बनाई गई जिसे हम लोकायुक्त कहते हैं। ये एक तरह का सरकारी वॉचडॉग है। सरकारी वॉचडॉग। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये संस्था कागजों पर जितनी मजबूत दिखती है, हकीकत में उसकी अपनी कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हम समझेंगे कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था क्या है, इसे क्यों बनाया गया और सबसे जरूरी, क्या ये वाकई उस मकसद को पूरा कर पा रही है जिसके लिए इसे बनाया गया था। बिल्कुल। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये लोकायुक्त का विचार आया कहाँ से? देखिए, लोकायुक्त की जो जड़ें हैं वो स्कैंडिनेवियन देशों के ओम्बुड्समैन सिस्टम में हैं। ओम्बुड्समैन। जी। भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में इसकी सिफारिश की थी और उसी के आधार पर राजस्थान ने 1973 में लोकायुक्त और उपलोकायुक्त एक्ट पारित किया। अच्छा, तो ये 1973 में आया? हाँ, 3 फरवरी 1973 को राज्यपाल की सहमति से ये कानून बन गया। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। मतलब संविधान में इसका जिक्र नहीं है? नहीं, ये एक वैधानिक संस्था है जिसे राज्य की विधानसभा के कानून से बनाया गया है। अच्छा, तो ये राज्य का अपना बनाया हुआ एक निगरानी तंत्र है। हर ऐसी संस्था का एक मूल सिद्धांत होता है ना, एक गाइडिंग प्रिंसिपल। इसका क्या है? इसका सिद्धांत सुनने में बहुत आदर्शवादी और संतुलित लगता है। वो क्या है? दोषी लोक सेवक को दंड व निर्दोष को संरक्षण। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है। मतलब जो गलत है उसे सजा मिले, लेकिन जो सही है उसे झूठी शिकायतों से बचाया भी जाए। जी। और क्या ये सिद्धांत असलियत में काम करता है? क्योंकि अक्सर ऐसी जांच ही अपने आप में एक सजा बन जाती है, भले ही बाद में अधिकारी निर्दोष साबित हो। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर इस संस्था की सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती और इसकी सबसे बड़ी सीमा सामने आती है। वो क्या है? लोकायुक्त जांच तो कर सकता है, सबूत भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो खुद किसी को सजा नहीं दे सकता। क्या? जी हाँ, ये एक सलाहकारी संस्था है। एक मिनट, सलाहकारी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैंने शिकायत की, जांच हुई, कोई दोषी भी पाया गया और फिर लोकायुक्त अपनी जांच रिपोर्ट और सिफारिशें राज्य सरकार को भेजता है और फिर सरकार उस पर एक्शन लेती है। अब उन सिफारिशों पर एक्शन लेना है या नहीं, ये पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। मतलब सरकार मना भी कर सकती है? बिल्कुल, उसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और यही वो डिजाइन फ्लॉ है जो इस संस्था को अक्सर एक कागजी शेर बना देता है। कागजी शेर, सही कहा। जब तक सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होंगी तब तक लोकायुक्त की भूमिका एक नैतिक दबाव बनाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं होगी। एग्जैक्टली। मतलब सारी मेहनत के बाद गेंद वापस सरकार के पाले में। ये तो ऐसा हुआ कि अंपायर ने उंगली उठाई पर बैट्समैन ने कहा मैं नहीं मानता और खेलना जारी रखा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। खैर, इतने अहम पद पर किसी को नियुक्त कैसे किया जाता है? कौन बनता है लोकायुक्त? देखिए, पद की गरिमा बनाए रखने के लिए योग्यता काफी ऊंची रखी गई है। लोकायुक्त बनने के लिए व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट का जज या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज होना अनिवार्य है। ओह, यानी न्यायपालिका के शिखर से किसी व्यक्ति को लाया जाता है। इससे तो उम्मीद बनती है कि वो निडर होकर काम करेंगे। जी, इरादा तो यही है। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? क्या मुख्यमंत्री अपनी पसंद के किसी भी रिटायर्ड जज को नियुक्त कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर एक चेक और बैलेंस का सिस्टम बनाया गया है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। तो फिर कैसे? वो एक 3 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पर करते हैं। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और सदस्य के तौर पर विधानसभा में विपक्ष के नेता और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये दिलचस्प है। यानी सत्ता पक्ष, विपक्ष और न्यायपालिका तीनों मिलकर नाम तय करते हैं। जी। इससे तो पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती होगी। कागज पर तो यही व्यवस्था है। अच्छा, और कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। ठीक है। पर इसमें एक बड़ा सियासी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 2018 में वसुंधरा राजे सरकार ने कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था। 8 साल? ये तो बहुत लंबा कार्यकाल है। इसका कोई खास कारण था? कारण तो स्पष्ट नहीं किए गए थे, लेकिन 1 साल बाद ही 2019 में जब अशोक गहलोत सरकार आई तो उन्होंने फैसला पलट दिया होगा। बिल्कुल। उन्होंने कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया। ये दिखाता है
कि कैसे राजनीतिक बदलाव इस संस्था की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे स्रोतों में एक और बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है। क्या? राजस्थान के पहले लोकायुक्त जस्टिस आईडी दुआ थे, जिनकी नियुक्ति अगस्त 1973 में हुई, लेकिन उनसे भी पहले जून 1973 में एक उप लोकायुक्त श्री केपीयू मेनन की नियुक्ति हो गई थी जी। और सबसे अजीब बात यह है कि वो राजस्थान के पहले और आज तक के आखिरी उप लोकायुक्त है। जी हाँ, और ये इस संस्था की एक बड़ी कमी की ओर इशारा करता है। कानून में उप लोकायुक्त का पद तो है, लेकिन 1973 के बाद से वो हमेशा खाली रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक बहुत बड़ी निगरानी चौकी बनाई हो, पर उसमें आधे गार्ड कभी तैनात ही नहीं किए गए। सही कहा आपने। चलिए अब शक्तियों पर आते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त असल में कर क्या सकता है? उसके हाथ में क्या हथियार हैं? देखिए, लोकायुक्त के पास जांच के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मतलब? इसका मतलब है कि वो किसी भी अधिकारी को समन भेजकर बुला सकता है, किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी फाइल या दस्तावेज मंगवा सकता है और शपथ दिलाकर किसी का भी बयान दर्ज कर सकता है। अच्छा। वो सिर्फ शिकायतों पर ही नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स या किसी और स्रोत से जानकारी मिलने पर स्वतः संज्ञान, जिसे सुओ मोटो कहते हैं, लेकर भी जांच शुरू कर सकता है। तो अगर मुझे, एक आम नागरिक को, किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करनी हो, तो प्रक्रिया बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, प्रक्रिया काफी सीधी है। आप डाक, फैक्स, ईमेल से या खुद जाकर शिकायत दे सकते हैं। ठीक है। बस शिकायत में आपका और जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत है उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है जो बहुत जरूरी है। वो क्या है? शिकायत के साथ 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होता है। एफिडेविट? वो क्यों? ये इसलिए ताकि लोग झूठी और बेबुनियाद शिकायतें करके अधिकारियों को परेशान ना करें। और अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करे तो उसके लिए बहुत कड़े प्रावधान हैं। अगर जांच में शिकायत झूठी और दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो शिकायत करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये तो एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये झूठी शिकायतों को रोकता है, लेकिन क्या ये किसी असली विसल ब्लोअर को डरा भी नहीं सकता? बिल्कुल। जिसे डर हो कि कहीं वो अपनी बात साबित न कर पाया तो खुद ही मुसीबत में पड़ जाएगा। यह एक बहुत ही वैध चिंता है। यह संतुलन बनाने की कोशिश है, लेकिन इसका एक डराने वाला प्रभाव भी हो सकता है। इसीलिए इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि असली शिकायतें दब ना जाएं। जी हाँ। ठीक है, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है। लोकायुक्त की तलवार चलती किस किस पर है और कौन कौन इसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है? क्या मुख्यमंत्री जांच के दायरे में है? ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर दायरे में आता कौन है? दायरे में राज्य के सभी मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री को छोड़कर। ठीक है। फिर आईएएस और आरएएस समेत सभी लोक सेवक, जिला प्रमुख, प्रधान, मेयर और सरकारी पैसे से चलने वाली संस्थाओं के अधिकारी। दायरा काफी बड़ा है, लेकिन जो लोग बाहर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बाहर वाली लिस्ट में कौन कौन है? ये लिस्ट काफी लंबी और चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री के अलावा हाईकोर्ट के जज और न्यायपालिका के कर्मचारी। न्यायपालिका तो समझ आता है, वो स्वतंत्र है। जी। फिर राज्यपाल, महालेखाकार, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, और सबसे बड़ी बात, विधायक। एक मिनट, विधायक भी बाहर है? जी। एमएलएस भी लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर हैं। मतलब जिन जन प्रतिनिधियों को हम चुनकर विधानसभा भेजते हैं वो ही इस भ्रष्टाचार विरोधी संस्था की जांच के दायरे में नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा लूपहोल लगता है। बिल्कुल। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर सरपंच और पंच भी इसके दायरे से बाहर हैं। सरपंच और पंच भी? जी। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि ये लोग सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करता है। और एक सीमा और है, लोकायुक्त 5 साल से पुराने किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता। तो अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखें, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है, मुख्यमंत्री और विधायक जांच के दायरे से बाहर है, खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं है, तो ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक लगती है। इसीलिए इसे अक्सर बिना दांतों का शेर या टूथलेस टाइगर कहा जाता है। इरादा नेक है, ढांचा भी है, लेकिन उसे काम करने की जो असली ताकत चाहिए वो गायब है। और जांच के लिए भी तो निर्भरता है ना? सबसे बड़ी चुनौती यही है। इसे जांच के लिए भी राज्य सरकार की ही एजेंसियों जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो या पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या हमारे पास कोई आंकड़े हैं जो दिखाते हो कि ये संस्था कितनी प्रभावी है? हाँ, स्रोत में दिए गए आंकड़े जमीनी हकीकत बताते हैं। 2021 से 2023 के बीच लोकायुक्त को लगभग 6000 शिकायतें मिली। 6000? ये तो काफी है। जी,
लेकिन उनमें से निस्तारण सिर्फ 40% का ही हो पाया। सिर्फ 40%। इसका मतलब हजारों शिकायतें पेंडिंग हैं। इस बैकलॉग का आम आदमी पर क्या असर पड़ता होगा? असर यही है कि लोगों का भरोसा ही कम हो जाता होगा कि शिकायत करने से कुछ होगा भी या नहीं। बिल्कुल सही। जब न्याय मिलने में देरी होती है या प्रक्रिया जटिल लगती है तो लोग सिस्टम से दूर होने लगते हैं। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि संस्था स्टाफ की कमी और शायद प्रक्रियात्मक देरी से जूझ रही है, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सीधा असर पड़ रहा है। चलिए, तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हमें कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर। सबसे पहली और जरूरी बात, राजस्थान में लोकायुक्त 1973 में भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना, लेकिन ये एक सलाहकारी संस्था है जिसकी सिफारिशें सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। जी। दूसरा, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, जो इसे निष्पक्ष बनाने की एक अच्छी कोशिश है। लेकिन हमने देखा कि इसका कार्यकाल राजनीतिक इच्छा शक्ति से प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा, इसकी सबसे बड़ी सीमा इसका अधिकार क्षेत्र है। मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच और पूरी न्यायपालिका इसकी जांच के दायरे से बाहर हैं। ये इसकी ताकत को बहुत सीमित कर देता है। और चौथा, इसके पास ना तो सजा देने की शक्ति है और ना ही अपनी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी। ये राज्य की दूसरी एजेंसियों पर निर्भर है, जो इसकी स्वायत्ता पर सवाल खड़े करता है। सही। तो कुल मिलाकर लोकायुक्त एक प्रहरी तो है, लेकिन उसके हाथ पैर काफी हद तक बंधे हुए हैं। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो कितनी अच्छी जांच करता है, बल्कि इस बात पर कि सरकार उसकी बात को कितना महत्व देती है। एकदम सही। इसकी प्रभावशीलता पूरी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति पर टिकी है। अगर सरकारें इसे मजबूत करना चाहें तो ये एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है, वरना ये सिर्फ एक वार्षिक रिपोर्ट छापने वाली संस्था बनकर रह जाएगा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। जिस संस्था को शासन में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने के लिए बनाया गया, अगर वही राज्य के सबसे ताकतवर पदों की जांच के दायरे से बाहर हो, तो क्या वो अपने असली मकसद को कभी पूरी तरह से हासिल कर सकती है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।